Hello and welcome to all. Today we will discuss another 5 questions of UPSC prelims PYQs from general science as well as science and tech section. Our questions will be related to these 5 topics. 3 were asked in prelims 2021 and rest were from 2022. Let's start with questions. Number 1. Bisphenol A यानी BPA, a cause of concern, is a structural or key component in the manufacture of which of the following kinds of plastics? A. Low density polyethylene. B. Polycarbonate. C. Polyethylene terephthalate. D. Polyvinyl chloride. Correct answer in this case is B. Polycarbonate. क्या पूछ रखा है इसमें कि जो बिस्फेनॉल ए एक कॉज ऑफ कंसर्न माना गया है, ये क्या है, ये किस टाइप के प्लास्टिक में पाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में ये पाया जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। बिस्फेनॉल ए क्या है? ये एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जिसको यूज किया जाता है किस चीज़ में? मैन्युफैक्चर करने के लिए। क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और इपॉक्सी रेजिन्स। क्या मेन थ्रेट्स हैं इसकी वजह से? यानी बिस्फेनॉल ए क्या थ्रेट्स कोज करता है? हार्मोनल इम्बैलेंस के केसेस देखने को मिलते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स और डेवलपमेंटल इश्यूज इन चिल्ड्रन। देन वी नीड टू डिस्कस प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल है जिसको बनाया जाता है पॉलीमर्स का यूज करते हुए बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। अलग अलग टाइप्स के प्लास्टिक हैं। मेनली दो मेजर कैटेगरीज हैं प्लास्टिक की। नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक हैं जिनको आप रीयूज कर सकते हैं, रिमोल्ड कर सकते हैं। उस कैटेगरी में आता है पॉलीकार्बोनेट, जिसका हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस और हाई ऑप्टिकल क्लियरिटी होने की वजह से उसको अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे आई लेंसेज, हेडलाइट लेंसेज, 3D प्रिंटिंग, रूफिंग सीट्स, वाटर बॉटल्स, किचनवेयर, मेडिकल इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, विंडोज़। इन सब में पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक को बनाने के लिए, जैसे हमने पहले पढ़ा, उसमें बिस्फेनॉल ए का भी यूज़ होता है जो कि एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। देन थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में कुछ और प्लास्टिक भी आते हैं, जैसे पॉलीइथाइलिन, ये भी हमारे ऑप्शंस में एक दे रखा है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्लेट। देन देर आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये सेकंड कैटेगरी है प्लास्टिक्स की, जिनको जो इतने हार्ड होते हैं उनको बाद में रिमोल्ड या रीयूज नहीं किया जा सकता। इसमें इपॉक्सी रेजिन्स और मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड, दो टाइप के प्लास्टिक। कुछ और भी टाइप्स हैं, मेजर ये हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज ट्राइक्लोसन, considered harmful when exposed to high levels for a long time, is most likely present in which of the following? यानी जो ट्राइक्लोसन नाम का आइटम है, क्या है ये? केमिकल है, कौन सा सब्सटेंस है? ये किस मतलब कैटेगरी में, यानी कौन से आइटम में प्रेजेंट रहता है? जो नीचे 4 आइटम दे रखे हैं: फूड प्रेजर्वेटिव्स, फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंसेज, रीयूज्ड प्लास्टिक कंटेनर्स, टॉयलेटरीज। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी। टॉयलेटरीज में इसको यूज किया जाता है। टॉयलेटरीज क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए। टॉयलेटरीज वो सब्सटेंसेस हैं जिनका यूज आप डेली लाइफ में वॉशिंग वगैरह के लिए, बॉडी वॉश के लिए, क्लीनिंग वगैरह के लिए आप करते हैं, जैसे टूथपेस्ट वगैरह, सोप वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह। ये सब चीज़ें टॉयलेटरीज की कैटेगरी में आते हैं। उनमें ट्राइक्लोसन का यूज़ होता है। अगर ट्राइक्लोसन के लिए आपका ज़्यादा एक्सपोजर है देन इट इज़ हार्मफुल। ट्राइक्लोसन क्या है? ये एक केमिकल इंग्रेडिएंट है जिसको ऐड किया जाता है किसमें? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। कौन से? खासकर टॉयलेटरीज में। क्यों? क्योंकि ट्राइक्लोसन की एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
टॉयलेटरीज क्या हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्या कंसर्न है ट्राइक्लोसन के कि भाई कौन से थ्रेट ये पोज करता है। हेल्थ रिस्क जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हार्मोनल इफेक्ट्स, एलर्जिक रिएक्शंस, इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को भी ये डिसरप्ट करता है। फूड प्रिजर्वेटिव्स और फूड राइपनिंग सब्सटेंसेस भी दो कीवर्ड ऑप्शंस में दे रखे हैं, उनके बारे में ऑलरेडी हमने लेक्चर 14 में बात कर ली है। लिंक विल बी गिवन इन द आई बटन। थर्ड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस हैं उनको क्यों लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है। डिस्टेंसेस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, gravity of stellar bodies does not change, light always travels in straight line, speed of light is always same. Correct answer in this case is D. जो लाइट की स्पीड है वो हमेशा सेम रहती है, इसीलिए जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस हैं उनको लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है। जानने की चीज़ यहाँ क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस किस चीज़ को बोलते हैं, लाइट ईयर क्या है, स्टेलर बॉडीज़ क्या होती हैं, तीन बातें हमें यहाँ पता होनी चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की बात करें तो ये वो डिस्टेंस या वो स्पेस है बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनको हम स्टेलर बॉडीज़ भी बोलते हैं। जैसे दो प्लैनेट्स हैं मान लीजिए, उनके बीच में जो स्पेस है, जो गैप है, अगर उसको मेज़र करने चले तो दैट विल बी कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। इसको लाइट ईयर्स में मेज़र किया जाता है। लाइट ईयर का मतलब क्या है कि वो डिस्टेंस जो लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में एक साल में। तो कितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज अराउंड 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। Then another important thing to know here is speed of light. Speed of light हमेशा constant रहती है, लेकिन वो constant है तो वो कितनी है, it is around 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। Next is consider the following: आरोग्य सेतु, कोविन, डिजीलॉकर, दीक्षा। 4 items are given. What has been asked? Which of the above are built on top of ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए इनमें से कौन सा आइटम बिल्ट किया गया है, क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी। सभी जो ये आइटम्स हैं दे हैव बीन बिल्ट यूजिंग दी ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या इस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिलता है कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म किस चीज़ को बोलते हैं, आरोग्य सेतु क्या है, कोविन, डिजीलॉकर एंड दीक्षा किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है खुद का एक्सेस, किसको, कोई भी यूज़र जो उसको एक्सेस कर रहा है वो उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सोर्स कोड को एक्सेस कर सकता है, उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस कर सकता है। जैसे आरोग्य सेतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोविन, डिजीलॉकर, दीक्षा। क्या फ़ायदे हैं ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के या प्रोवाइड करने के? इससे जो टेक्नोलॉजी है उसका अच्छे से डेमोक्रेटाइजेशन होता है, अफोर्डेबल रहता है ऐसे में सर्विसेज प्रोवाइड करना, और इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलता है। देन देयर इज आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु क्या है? ये एक मोबाइल ऐप है। क्यों ऐसी ऐप बनाई गई? ताकि जो भी कोविड पेंडेमिक आया था उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और अपडेट्स प्रोवाइड की जा सके। कब ये लॉन्च की गई? 2020 में। किसने लॉन्च की? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, उसने लॉन्च की। देन देयर इज कोविन। इट इज़ ऑल्सो ए वेब पोर्टल जिसका मेन पर्पज़ क्या है? वैक्सीन से रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशंस हैं उससे डाटा है उसको मैनेज करना। 2021 में इसको लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आफ्टर दैट वी गेट टू नो डिजीलॉकर। डिजीलॉकर क्या है? ये एक डिजिटल पोर्टल है जो अलाउ करता है किसको? जो भी रजिस्टर्ड यूजर्स हैं उनको
किस चीज़ के लिए? ताकि वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटल फॉर्मेट में सेव कर सकें, स्टोर कर सकें, उनको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकें। इसको 2015 में डेवलप किया गया। किसने डेवलप किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। जो स्टोरेज स्पेस है वो फ़िलहाल 1 GB का प्रोवाइड किया जाता है। इस पे आपको रजिस्टर करने के लिए और इसको यूज़ करने के लिए आधार नंबर की ज़रूरत पड़ती है। जब आप इस पे रजिस्टर करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे OTP आएगा एंड देन यू विल बी रजिस्टर्ड। दीक्षा, व्हाट इज़ दीक्षा? दीक्षा इज़ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये सपोर्ट करता है टीचर्स को और स्टूडेंट्स को। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। किस चीज़ के लिए? लर्निंग और टीचिंग के लिए। 2017 में इसको लॉन्च किया गया। इट हैज़ बीन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Next is with reference to Web 3.0, consider the following statements. Web 3.0 technology enables people to control their own data. In Web 3.0 world, there can be blockchain-based social networks. Web 3.0 is operated by users collectively rather than a corporation. Which of the statements given above are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Correct answer in this case is D. वेब 3.0 को अच्छे से जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए वेब 1.0 क्या है, वेब 2.0 क्या है, हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। लेट्स टॉक अबाउट दैट। वेब 1.0 जो है उसको स्टैटिक वेब भी बोलते हैं, नॉट स्टेट बट स्टैटिक। वेब 2.0 इज सोशल वेब, वेब 3.0 इज डिसेंट्रलाइज्ड वेब। इवोल्यूशन की अगर बात करें तो सबसे पहले वेब 1.0 आया 1990 से 2000 के बीच में, देन 2000 से 2010 के बीच में 2.0 की डेवलपमेंट हुई एंड करंटली वी आर फेसिंग द एरा ऑफ वेब 3.0 सिंस दी 2010। कंटेंट क्या प्रोवाइड करते हैं? वेब 1.0 के केस में स्टैटिक वेब पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कंटेंट डायनामिक और इंटरेक्टिव हो जाता है और फिलहाल हम डायनामिक और इंट्रोपरेबल कंटेंट का यूज़ करते हैं। यूज़र पार्टिसिपेशन किस लेवल तक है? 1.0 के केस में मिनिमल रहता है, वो डाटा को जो यूज़र है वो मेनली कंज्यूम करता है डाटा को। बट 2.0 के केस में जो यूज़र पार्टिसिपेशन है वो बेहद ज़्यादा है, वो डाटा को क्रिएट भी करता है और शेयर भी करता है। बट इन केस ऑफ 3.0 द यूज़र कंट्रोल्स द डाटा। ओनरशिप की अगर बात करें तो 1.0 के केस में जो भी डाटा है, जो भी वेबसाइट्स हैं, उनकी ओनरशिप जो इंडिविजुअल वेबसाइट्स हैं उनके पास रहती है। 2.0 के केस में बिग कॉरपोरेट्स उसको ओन करते हैं, बट इन केस ऑफ 3.0 यूज़र के पास ओनरशिप रहती है। डाटा कंट्रोल is centralized in 1.0 and 2.0 but in case of 3.0 it is highly decentralized। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है तीनों के केस में? HTML जावास्क्रिप्ट जैसी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती है 1.0 के केस में। APIs AJAX 2.0 के केस में। ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन केस ऑफ 3.0। एग्जाम्पल्स अगर बात करें जैसे स्टैटिक वेबसाइट्स हैं 1.0, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, ये जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 2.0 एंड करंटली जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये सब करेंसीज हैं, ये दिस कम्स अंडर द 3.0 category। That is all about today's discussion. Thank you.